हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 14 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके सामने आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट सेटबैक प्लीज़। इस आर्टिकल में केरला के कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नारकोटिक जिहाद बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है केरला में, उसको रोकने की ज़रूरत है। तो मुद्दे को थोड़ा सा समराइज करेंगे लास्ट में। इसके अलावा फ्लैटनिंग द हिल्स, अभी हरियाणा में एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया है हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा कि कैसे भी करके अरावली वाले रीजन को इग्नोर करके और वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने को अप्रूवल दे दिया जाए। तो इसमें इकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और साथ में जो ज्योग्राफिकली देखा जाए तो अरावली वर्ल्ड की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सीरीज़ है, ठीक है। तो उसको इग्नोर करना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो इकोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कैपिटल फॉर देयर करेज कि जो माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ना हमें ज़रूरी है। जानेंगे इस बात को पूरा डिटेल में। फिर हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे डोंट बैंक ऑन शंघाई ग्रुप, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, रशिया, इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ छोड़ करके सिर्फ तुर्कमेनिस्तान को, ये सब इसके मेंबर्स हैं। तो इस ग्रुप के ऊपर इंडिया क्यों ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकता, उसके पीछे वजह बताई जा रही है। अफ़गानिस्तान में जो भी डेवलपमेंट्स हैं उनको लेकर के बातचीत होगी एससीओ में, क्योंकि मीटिंग होने वाली है अभी। तो उसमें जो बातचीत होगी उसमें क्या सेंटर रहेगा तालिबान और क्या सोल्यूशन निकलेगा, कुछ रीजनल प्रॉस्पेक्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पर राइटर सी राजा मोहन जी डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि इसके ऊपर केवल इंडिया कोशिश करे, उसमें तो कोई वो नहीं है दोहराए, पर हाँ सक्सेस कुछ मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चाइना और पाकिस्तान सिर्फ दो ये कंट्रीज़ हैं जिनको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, बाकी और किसी को नहीं, ठीक है। तो देखेंगे इन सभी आर्टिकल्स को डिटेल में। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है डोंट बैंक ऑन शंघाई ग्रुप। देखो इस आर्टिकल को सी राजा मोहन जी ने लिखा है। इसमें बताया जा रहा है कि देखो अभी जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में आपको पता है तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अभी मीटिंग होगी इसी हफ्ते में दुशांबे, ताजिकिस्तान की कैपिटल, ठीक है, वहाँ पे। अब सवाल यह है कि क्या वहाँ पर आउटकम निकलेगा, क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी हो रही है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सभी रीजनल पावर्स एंगेज करती हैं, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, या फिर इंडिया हो, या रिमेनिंग जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो, और अफ़गानिस्तान भी एक ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पे वहाँ पर अवेलेबल है। तो सवाल ये आता है कि अफ़गानिस्तान के इस मुद्दे के ऊपर क्या आउटकम निकलेगा। जी बातचीत तो होगी, पर क्या आउटकम निकलेगा ये अपने आप में सवाल है। ओके, ईस्ट एशिया की बात करो चाहे यूरोप की बात करो, हर एक जगह पे अभी जो मुद्दा है दैट इज़ अबाउट शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या बातचीत होगी, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं और साउथ एशिया की भी दो पावर तो क्या बोलेंगे, दो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, एक तो इंडिया और एक पाकिस्तान, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। 9/11 अटैक के बाद में जब न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन पे ये अटैक हुआ था ना 9/11 का, उसके बाद में शंघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन था एससीओ, वो देखो इस्टेब्लिश किया गया था। मुद्दा क्या था कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में आ गया था और अमेरिका गलती से भी इधर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो स्थान है ना, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे स्थान, यहाँ पर क्या था आपको पता है, ये यूएसएसआर के अंडर में थे पहले, और फिर यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के तौर पे निकल के आए। तो यहाँ पर रशिया अपनी डोमिनेंस या रशिया कैसे भी करके इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को अमेरिका की पकड़ में नहीं जाने देना चाहता था। तो इसको देख करके शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ था। पर हाँ, इस कॉरपोरेशन ने, इस ग्रुप ने जो भी प्रॉमिस की वो प्रॉमिस ही रह गई, कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी रेलेवेंस साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन सार्क, इससे तो बढ़िया है, क्योंकि सार्क में तो इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी, जहाँ इसको बिल्कुल ही
ठंडे बस्ते में डाल के रखे हुए हैं। तो उस कंपैरिजन में तो SCO में दोनों कंट्रीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। पर सवाल यह है कि आप सार्क से कंपेयर क्यों करते हो जी? सार्क तो ऑलरेडी बहुत ही लोअर बार है, मतलब बहुत ही कम लेवल का एक ग्रुप बन चुका है सार्क, जहाँ पर कोई काम का आउटकम निकले वो तो बहुत दूर की बात है, मीटिंग्स हो जाए रेगुलर बेसिस पे वही बहुत कुछ हो जाएगा। तो ऐसे में सार्क से आप कंपेयर मत करो, आप कंपेयर करो दूसरे से, चाहे वो ईस्ट एशिया के अंदर जो ग्रुप है, जैसे कि आसियान की बात करें, चाहे वो यूरोप में हो, यूरोप में यूरोपियन यूनियन, तो बोलो दोनों के कंपैरिजन में SCO वहाँ इन स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, तब पता पड़ेगा SCO का लेवल। तब हमें फील होता है कि जी SCO ज़्यादा कुछ अच्छा आउटकम अभी तक तो नहीं दे पाया। अफ़गानिस्तान में कितनी ज़्यादा अभी जो आप देख सकते हो रिजीम चेंज हुआ है, तो बातें तो होनी चाहिए, और अफ़गानिस्तान के लिए क्या आउटकम होगा वो अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन लेकर के आ सकता है। क्योंकि दो पावर्स ईस्ट की अगर बात करें, दो इंपॉर्टेंट पावर्स रशिया और चाइना, दोनों इसके मेंबर हैं, और साथ में इनिशियल जो मेंबर्स थे उनमें उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान थे, ठीक है, जो कि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में अफ़गानिस्तान के साथ में अपनी बॉर्डर्स शेयर करते हैं। बाकी इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान ये भी फुल मेंबरशिप ले चुके हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 2017 में। इसके अलावा अफ़गानिस्तान जहाँ पर ऑलरेडी रिजीम चेंज हो चुका है, तो वो ईरान, बेलारूस और मंगोलिया ये ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, जो कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्वर की तरह वहाँ खड़े रहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पर, कम से कम हम हमारी प्रेजेंस तो रजिस्टर करवा देंगे। इसके इनमें से जो ईरान है वो देखो हो सकता है कि फुल मेंबरशिप अब जल्दी ही ले ले, बातचीत इस तरीके की चल रही है। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, जिनमें आर्मेनिया और अजरबैजान भी है, और जो कि नेबरिंग कंट्री है कॉकेसस रीजन में, कॉकेसस माउंटेन्स, ठीक है, ये इसी रीजन में आता है जहाँ पे एक तरफ ब्लैक सी है तो दूसरी तरफ आप देखोगे तो दैट इज़ कैस्पियन सी। इन दोनों के बीच में ये लोकेटेड है, अजरबैजान एंड आर्मेनिया। और टर्की है वो भी देखो यहाँ पर डायलॉग पार्टनर के तौर पे पार्टिसिपेट करता है, जो कि और थोड़ा सा वेस्ट में चले जाओ। तो ये ज्योग्राफी एक्सप्लेन की जा रही है। इसके अलावा साउथ एशिया से बात करें तो नेपाल और श्रीलंका ये भी साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट से, और कंबोडिया जो कि साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करता है, ये भी डायलॉग पार्टनर के तौर पे इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंस तो इसमें बहुत सारी है, वेस्ट से भी है, सेंट्रल एशिया से भी है, ईस्ट एशिया से भी है, साउथ एशिया से भी है। तो यहाँ पर ये जो डाइवर्सिफिकेशन है रिप्रेजेंटेशन का, उसके साथ में अगर देखा जाए ना तो फोकस थोड़ा सा आपको डाइवर्टेड दिखेगा, क्योंकि फोकस केवल सेंट्रल एशिया पे है, जबकि मेंबरशिप आपको अलग अलग डायरेक्शन से हमने देखा ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ आउटकम निकले अफगानिस्तान के लिए, उसके लिए पहला डाउट तो हो गया ज्योग्राफिकल कन्वर्जेंस की ज्योग्राफी कितनी डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग रीजन से बिलोंग करने वाले कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लग रहा है कि इजिप्ट, कतर और सऊदी अरब इनको भी डायलॉग पार्टनर के तौर पे अभी ऐड कर लेगा, तो और ज़्यादा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा। तो ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये कोहेरेंस नहीं आने देती। कोई भी अगर रीजनल इंस्टीट्यूशन में आसपास के कंट्रीज अगर मिलकर के काम करेंगे जिनकी बॉर्डर शेयर होती है और उस पर्टिकुलर रीजन में से वो बिलोंग करते हैं, अगर वो साथ में आते हैं तो देखो कुछ आउटकम अच्छा निकलता है। जबकि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो एक इस तरीके से हो गया कि भाई हर कोई आकर के मेंबर बन रहा है दूर दूर की ज्योग्राफी से, जिनका को आप फोकस तो सेंट्रल एशिया पे रखना चाहते हो और मेंबरशिप आप दे रहे हो वेस्ट एशिया से, ईस्ट एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से और या साउथ एशिया से। तो इससे क्या हो जाता है, फिर इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन नहीं आ पाता है और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि अफगानिस्तान पे मुद्दा है ना, इस पर कोई ढंग का आउटकम निकलेगा, कोई रेजोल्यूशन लिया जाएगा रीजनल इशू पे, क्षेत्रीय मुद्दे पे, तो वो चांसेस बहुत कम दिखाई देते हैं। आज तुर्कमेनिस्तान ये कंट्री अफगानिस्तान के साथ में लगभग 800 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है और ईरान के साथ में 1150 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। तुर्कमेनिस्तान ये स्विट्जरलैंड है, ये मान के चलो आप, ये सेंट्रल एशियन स्विट्जरलैंड है। ये बिल्कुल भी किसी भी ग्रुप में पार्टिसिपेशन के लिए रेडी नहीं है। न्यूट्रलिटी, भाई हम सबके साथ एंगेज करेंगे, हम किसी के साथ में ऐसा नहीं है। तो आप देखो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इंडिया ने, नेहरू नासिर टिटो ने शुरू तो कर दिया, पर एक्सट्रीम अगर नॉन अलाइनमेंट का एग्जाम्पल देखना है ना तो आप तुर्कमेनिस्तान को लेकर के चलो,
जो कि किसी भी रीजनल इंस्टीट्यूशन में ना तो पॉलिटिकल ना मिलिट्री एंगेजमेंट अपनी शो करता है कि जी हम तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हमें किसी से ना लेना है ना देना है, हमें केवल और केवल हमारी खुद की प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रेस के ऊपर काम करना है। ये है स्विट्जरलैंड वाला सा सीन है जी। ठीक है, अब आप देखो कि रशिया के एफर्ट्स तो क्या है, इन रीजनल इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से करना कि सेंट्रल एशियन पेरिफेरी, जो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उनके ऊपर रशिया अपनी डोमिनेंस को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहता। वजह, क्योंकि यूएसएसआर के पहले पार्ट रह चुके हैं ये। दूसरी तरफ आप देखो कि स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल यहाँ पे एशिया में बनता हुआ दिखाई देता है, जहाँ एक तरफ रशिया है तो दूसरी तरफ चाइना और इंडिया दोनों आ जाते हैं। वैसे तो रशिया, इंडिया और चाइना RIC ये एक स्ट्रेटेजिक फोरम है, पर इसके बाद में भी एक एक्सपेंडेड मैनर में एक और ग्रुप बन गया जिसका नाम है ब्रिक्स। अब आप देख सकते हो ब्रिक्स भी है, वो कब स्टैब्लिश हुआ था, 2000 से लेकर 2010 के बीच में इसकी पीक चल रही थी कि जी बस वर्ल्ड में अगर कहीं कोई अगर ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना इस टाइम पे, तो बोला ब्रिक्स के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। उस टाइम पर क्या है, चाइना, इंडिया, रशिया, ये सारे के सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे थे। वजह, यूएसए का यूनिपोलर मूवमेंट, हर जगह पे यूएसए अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि 1991 में आपको पता है सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था और उसके बाद में अमेरिका अकेला एक पोल बच गया था। नहीं तो कोल्ड वॉर के टाइम पे तो दोनों एक दूसरे को काउंटर करते थे। तो इस टाइम पर ब्रिक्स एक रेलेवेंस लेकर के आया था, पर बात वही, ब्रिक्स भी अभी इतना कुछ अच्छा नहीं है। वजह, क्योंकि इंडिया की पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वजह क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है बॉर्डर इश्यूज को लेकर के, ये जब तक सॉर्ट आउट नहीं होंगे तो इंडिया देखो वैसे ही ट्रेड बहुत कम करने की कोशिश कर रहा है। वो बात अलग है कि ट्रेड डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत ज़्यादा है इंडिया की, तो एकदम से तो हम बंद नहीं कर सकते, पर फिर भी ब्रिक्स में इन दोनों की राइवलरी के चलते कुछ ज़्यादा अच्छा आउटकम नहीं दिखता। वैसे तो अब की बार जो समिट हुई है जिसको इंडिया ने होस्ट किया है, उसमें तालिबान को, अफगानिस्तान को लेकर के स्टेटमेंट दिए गए कि जी गलत तरीके से यूज़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी ज़मीन जो है वो किसी भी देश के खिलाफ टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी तो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चलता है उइगुर्स का चाइना में, और इंडिया में तो आपको पता ही है जैश ए मोहम्मद और ये जो हिजबुल मुजाहिदीन वाले जो लोग हैं वो लोग करते रहते हैं। तो सवाल ये है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को आपने स्टैब्लिश किया था सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करने के लिए, या वहाँ पर कैसे भी करके अमेरिका को वहाँ से बाहर रखना, क्योंकि सीधी सी बात है अमेरिका अफगानिस्तान में इंटरवीन कर चुका था, तो उसके बाद में डर ये था कि कहीं अमेरिका सेंट्रल एशिया की तरफ मुख ना मोड़ ले। इसके आगे SCO जब स्टैब्लिश हुआ था तो शुरुआत में इसका नाम था शंघाई 5, जिसमें रशिया, चाइना दो तो थे, इसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान भी थे। अब आप देखो ये सारे के सारे जो हैं स्थान, ये तीनों ये सोवियत रिपब्लिक्स थे, पहले USSR के पार्ट हुआ करते थे, और इनकी बॉर्डर चाइना से बहुत लंबी शेयर होती है। तो पर्पज़ क्या था कि फ्रंटियर्स को स्टेबलाइज करना, और इसके लिए देखो USA वहाँ पर एंटर हो चुका था ना, तो इसलिए सीनो रशियन, दैट मीन चाइना और रशिया दोनों का क्या टारगेट था कि कैसे भी करके इन कंट्रीज़ को एक साथ लिया जाए, इनको और USA को रोका जाए। ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि वहाँ पर अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पे अगर अमेरिका की पकड़ बन जाए ना, तो उसके बाद में तो फिर चाइना इतना या फिर पाकिस्तान को इतना ज़्यादा एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं थी। पर वही बात है कि पाकिस्तान के भी दिन अच्छे थे कि इन कंट्रीज़ ने मिलकर के उस टाइम पे सपोर्ट ही पूरा का पूरा ये SCO के थ्रू कर दिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का, और उन्होंने अमेरिका को बिल्कुल भी धौंस ही नहीं दी कि हाँ जी आओ आप हमारे साथ में एंगेज करो। मॉस्को और बीजिंग की अगर बात करें ना, तो अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस को लेकर के वो देखो वैसे ही टेंशन में थे कि अफगानिस्तान में अगर है तो सेंट्रल एशिया की तरफ भी अमेरिका अगर अपना डायरेक्शन अगर फिक्स कर दे तो कोई बुरी चीज़ नहीं होगी, अमेरिका बिल्कुल भी मौका नहीं चुकेगा। पर वही चीज़ है कि अभी बोलने को तो ये जो मॉस्को और बीजिंग मतलब चाइना और रशिया अमेरिका को बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई है USA ने विड्रॉ करने में, पर सवाल ये अंदर ही अंदर खुश भी बहुत हो रहे हैं। अब बात आ जाती है USA के रिट्रीट की वजह से क्या मॉस्को और बीजिंग दोनों के बीच में क्या वीक होने का कोई स्कोप दिखाई देता है दोनों के बीच में बॉन्डिंग का। देखो रशिया और चाइना दोनों आज जितने क्लोजर हैं उतने क्लोज कभी भी नहीं रहे हैं, पर सवाल ये आ जाता है कि क्या रशिया और चाइना दोनों पावर शेयरिंग के लिए रेडी हैं। तो उसके लिए राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि एक ग्रुप है जिसका नाम है सेंट्रल सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CTSO। ठीक है, इसमें 3 दोस्त संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, आर्मेनिया और बेलारूस ये दोनों हैं ही, और साथ में रशिया है।
तो अब आप देखो यहाँ पर मेन पकड़ किसकी है, रशिया की। तो रशिया ने ये ग्रुप पहले से बना रखा है। अब आप देखो एक और ग्रुप आ जाता है, ये तो हो गया किस चीज़ के लिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सवाल ये आ जाता है कि रशिया जो है वो अकेला इकलौता प्रोटेक्टर के तौर पे अपने आप को असर्ट करना चाहता है इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। अब वहाँ पर चाइना है, अगर वो एंट्री ले ले तो रशिया की डोमिनेंस पे क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। तो देखो केवल कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि हाँ जी कैसे भी करके दोनों मिल करके सेटलमेंट करके और सेंट्रल एशियन कंट्रीज को सिक्योरिटी दे दे, पर लीड करेगा रशिया। तो कोऑर्डिनेशन की बात है तब तो देखो चाइना को एंटरटेन करने के लिए रेडी हो सकता है। पर ये जो चाइना रशिया डायरकी लाने की बात की जाए, उसके लिए रशिया बिल्कुल मना करेगा, ठीक है। क्योंकि वहां पर देखो वही बात है, चाइना भी कम नहीं है अपनी तरफ से, पूरी पावर, सुपर पावर। अब यूएसए को चैलेंज जिस कंट्री ने कर दिया तो वो क्या रशिया को चैलेंज नहीं करेगा? वो बात अलग है कि अभी तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो रहा है, मतलब रशिया चाइना दोनों दोस्त हो गए, दुश्मन है उनका कॉमन एक यूएसए, तो उस चक्कर से दोनों पास में है। पर क्या रशिया और चाइना के बीच में इतनी गहरी दोस्ती है क्या कि रशिया अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको वीक छोड़ देगा? ये तो हो गया ऊपर का सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री प्रेजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सवाल आ जाता है इकोनॉमी का। अभी आप देखो कि ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बैनर के नीचे ट्रेड इंटीग्रेशन अभी तक भी नहीं हो रहा है। आप देखो मिलिट्री, सिक्योरिटी, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, इनके नाम पे तो बातचीत हो रही है, पर ट्रेड प्रमोशन की बात नहीं हो रही। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि रशिया का फोकस है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिसका चाइना मेंबर नहीं है। तो इसमें CSTO और EAEU, ये दोनों ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पर रशिया अपनी डोमिनेंस बनाए हुए है, चाहे ट्रेड हो चाहे मिलिट्री हो। तो उस केस में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में रीजनलिज्म इतना ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि जब तक ट्रेड अच्छे से नहीं होगा तब तक इंटरेस्ट कन्वर्ज नहीं होंगे, और इंटरेस्ट जब तक कन्वर्ज नहीं होंगे तब तक कॉमन आउटकम निकलना दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। तो सेंट्रल एशियन मेंबर्स हैं SCO के, वो देखो उनके बीच में खुद की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं कुछ ना कुछ मुद्दों को लेकर के, तो वो भी एक रीजनल सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ है। और तालिबान का जो मुद्दा है वो आ ही गया। तो एक तरफ तो तुर्कमेनिस्तान जो कि SCO का मेंबर नहीं है, वो तो देखो खुला तालिबान के साथ में एंगेज कर रहा है, ठीक है। और रशियन एनालिस्ट का ये कहना है कि तुर्कमेनिस्तान सबसे बड़ा चैलेंज निकल के आएगा अगर तालिबान कुछ गड़बड़ भी करता है और तालिबान को कंटेन करने की कोशिश भी की जाती है, तो तुर्कमेनिस्तान को हमें पहले हैंडल करना पड़ेगा। इसके अलावा उज्बेकिस्तान है, वो भी देखो अपनी तरफ से एंगेज तो कर रहा है तालिबान के साथ में, पर हाँ थोड़ा सोच समझ करके, सावधानी पूर्वक। अब इसके अलावा जो दूसरे बचे हुए सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को छोड़ गए, जैसे कि तजिकिस्तान की बात करें तो तजिकिस्तान ने तो देखो जो पंजशीर वैली में अभी प्रोटेस्ट जो चल रहा था तालिबान के खिलाफ, उसमें मेन लीडर थे तजिक्स, और वो अफगानिस्तान के तजिक्स थे, उनको तजिकिस्तान ने खुला सपोर्ट दिया है। तो ऐसे में तालिबान को सीधा एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। दूसरी तरफ ईरान वैसे तो अपने एंगेजमेंट कंटिन्यू कर रहा है, तालिबान से बातचीत कर रहा है, क्योंकि वहां से यूएसए का विड्रॉल हो चुका है। पर सवाल ये आ जाता है कि तालिबान के फुल फ्लेजेड रिजीम को भी ईरान नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जो रिलीजियस बेसिस पे जो गैप है ना शिया सुन्नी वाला, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसके अलावा ईरान जो है वो तजिकिस्तान की तरह ही स्टैंड क्यों ले रहा है? इसके पीछे वजह है कि तजिक्स जो कि पर्शियन स्पीकिंग तजिक्स हैं, इसकी वजह से लिंग्विस्टिक लिंक एक निकल के आता है, एथनिक लिंक निकल के आता है ईरान और तजिकिस्तान के बीच में। अब देखो बात यह है कि जिस तरीके से मॉस्को और बीजिंग कर रहे हैं काम, उसी तरीके से तेहरान भी है ना, वो भी खुश है इस चीज़ को लेकर के कि अमेरिका कम से कम बाहर तो निकला, और अमेरिका की बेइज्जती भी हो रही है वर्ल्ड ओवर। पर सवाल ये आ जाता है कि यहाँ पर इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जी कि अभी तालिबान की अगर डोमिनेंस इस तरीके से आ जाती है तो उसके बाद में फिर इनके लिए चैलेंजेस नहीं होंगे। फिर बात आ जाती है दो और मेंबर्स की कि SCO कैसे फेल हो सकता है इन सारी चीज़ों में, आउटकम में। दो ऐसे मेंबर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान, जिनके बारे में तो बोलना ही क्या है, ये तो बिल्कुल दो पोल्स हैं, बिल्कुल दूर दूर कभी पास आने का स्कोप अभी तक तो दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में ये जो डाइवर्जेंस की बात करी, ज्योग्राफिकली देखी, जो जियोपॉलिटिकली देखी, एथनिकली देखी, लिंग्विस्टिक बेसिस पे देखा, इकोनॉमिकली देखा, हर एक तरीके से SCO के मेंबर्स कन्वर्जेंस में आ ही नहीं रहे, तो चांस बहुत कम है कि रीजनल सॉल्यूशन निकल के आएगा इस अफगानिस्तान के क्राइसिस का। छोड़ करके पाकिस्तान और चाइना को कहीं पर भी कन्वर्जेंस का स्कोप दिखाई नहीं देता।
तो एससीओ जो है एक इम्प्रेसिव रीजनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, और दिल्ली तो देखो वैसे भी एससीओ में जो भी अपनी तरफ से एफर्ट्स है वो तो लगाएगा ही, पर एक्सपेक्टेशन दिल्ली को मिनिमम रखनी चाहिए कि कुछ आउटकम निकलेगा। तो लास्ट में राइटर बोल रहे हैं कि एससीओ की समिट होने वाली है इसी हफ्ते, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कहना है कि 3 एविल्स जिन पे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फोकस करता है, दीज आर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म, देखो इन पर तो बात कर ले, और बाकी और चीज़ों के लिए बात करे तो उसका मतलब कोई बनेगा नहीं। तो ये है तालिबान हो या उसका मेंटर जो है पाकिस्तान हो, वो तो देखो सिनर है ही। सिनर का मतलब जो बिल्कुल गलत काम करते हैं, वो अब संत बनना चाहते हैं। पर सवाल ये आ जाता है कि इंडिया को जो है अपने कलेक्टिव एफर्ट्स डालने की तो ज़रूरत है। ऐसी बात नहीं है कि कैसे भी करके अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो, वहाँ के लोगों के लिए आप वेलफेयर इंश्योर करवा सको तालिबान से, और तालिबान की जो ज़मीन है वो टेररिस्ट सेंचुरीज ना बन जाए, उसके लिए देखो इंडिया को आगे तो करना पड़ेगा। पर हाँ, इन सभी कंट्रीज़ के साथ में एक साथ आना मुश्किल है, पर हाँ लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में तो आगे बढ़ सकते हैं ना हम, जो इंडिया के कंसर्न्स को शेयर करते हैं। तो इस तरीके से एससीओ की रेलेवेंस कितनी है अभी एक रीजनल इंस्टीट्यूशन के तौर पे, वो एक हमने पूरा एनालिसिस देखा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कैपिटल फॉर देयर करेज। आर्टिकल को देखो लिखा गया चेतना गला सेना के द्वारा। तो इन्होंने एक एनेक्डोट दिया, छोटी सी स्टोरी, कि एक पार्वती नाम की लेडी जो कि सब्जी बेचती है वीकली मार्केट में, जो हाट बाजार लगता है उसमें, सतारा महाराष्ट्र में। तो उसके पास में एक सेविंग अकाउंट भी है, कहाँ पर, मन देसी सहकारी बैंक में, जिसकी ये मेंबर हैं, प्रोमोटर हैं, ठीक है, राइटर। तो बोला हमारे बैंक के अंदर वो मेंबर हैं। तो उनको जब भी पैसे की ज़रूरत, अब बैंक में अकाउंट तो है, पर जब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो मनी लेंडर के पास जाती है, और मनी लेंडर जो है वो 10 रुपये सैकड़े के हिसाब से दिन का, पर डे 10 रुपीज़ फॉर 100, मतलब हर 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये का ब्याज लेता है हर दिन। तो ये कितना महंगा हो गया आप समझ सकते हो। तो बोला फिर भी वो मनी लेंडर के पास ही पैसे लेने के लिए जाती हैं। तो सवाल किया राइटर ने कि भाई आप सेविंग अकाउंट हमारे से मेंटेन करते हो, लोन इस तरीके से लेते हो और ब्याज इतना भारी देते हो। तो उधर से जवाब क्या आया कि मैडम हमें जितना लोन चाहिए होता है उतना लोन आप देते नहीं हो, नंबर 1। ना आप लोन देने के लिए प्रोसीडिंग्स को कम करते हो, एक आज अगर अप्लाई करूं तो मुझे आप कल तक परसों तक लोन अवेल कराओगे, ठीक है, तो मैं आपके पास क्यों जाऊं, मुझे तो पैसे की आज ज़रूरत है। और जैसे ही मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं उसको रिटर्न कर देती हूँ, जिससे भी उधार लेती हूँ, कभी 1 हफ्ते के अंदर, कभी 2 दिन के अंदर, क्योंकि हमारे पास तो जिस तरीके से पैसे आएंगे उसी तरीके से चुकाएंगे। तो इससे बोला हमें बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ब्याज लग जाता है पर हमारा काम नहीं अटकता। तो इस एनेक्डोट से क्या समझ में आया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो एक मुद्दा उठा करके प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम शुरू की गई थी, योजना जैसी जो स्कीम्स है वो शुरू की गई थी। और इंडिया में आज देखें तो अराउंड एमएसएमईज जो है वो 63.4 मिलियंस हैं। नंबर में आप देखो कितना बड़े एमएसएमई बिजनेस चलते हैं, और उसमें 99% तो केवल माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं जिनमें 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। अब उन लोगों के पास में जब पैसे की ज़रूरत हो और वो पैसे के लिए जब बैंकों के पास ना जा करके मनी लेंडर्स के पास जाते हैं और एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस पे वो इंटरेस्ट पे करते रहते हैं, उसके बावजूद भी उनके अलावा कोई अट्रैक्टिव ऑप्शन उनके पास में नहीं होता है। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि हमें बैंकिंग में और ज़्यादा रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, कम से कम कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनमें, जिससे कि ये जो ऑन डिमांड, जिसको हम बोलेंगे बी-स्पोक, कि भाई पर्टिकुलर यूज़र के लिए ऑन डिमांड आप कुछ ऐसे पैकेजेस तैयार करो जिससे कि आप उनको टाइम पे लोन दे सको। तो ये जो बिजनेस है तो बहुत छोटे नैनो एंटरप्राइजेज हैं, बहुत कम लेवल पे, बहुत कम सेगमेंट पे ऑपरेट होते हैं, पर आप देखो ये हमारी इकोनॉमी के लिए, पर्टिकुलरली रूरल इकोनॉमी को अगर ग्रो कराना है ना तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो इनको बेनिफिट देना ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि कैसे हम इनको हम फॉर्मल इकोनॉमी में ला सकते हैं। देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि आप बैंकिंग या फिर जो लोन लेने के लिए जो अलग अलग सिस्टम्स अवेलेबल हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी हर एक इंडिविजुअल को अवेलेबल हो जाए। तो यही हो जाती है फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि फॉर्मल वे के अंदर आप किसी से भी उधार ले सको, चाहे बैंक हो या फिर कोई भी माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हो जो कि छोटे अमाउंट में लोन दिया करते हैं। पर सवाल यह आ जाता है कि पार्वती जैसे लोग जिनको फाइनेंशियली तो इंक्लूड कर लिया आपने, क्योंकि आपने उनका बैंक अकाउंट खोल दिया,
पर सवाल यह आ जाता है कि इंक्लूजन के बाद में क्या वो इंटीग्रेटेड फील करते हैं? इंटीग्रेटेड का मतलब कि सेविंग अकाउंट भी उसी बैंक में खोला और वहीं से वो उधार ले रहे हैं, क्रेडिट पे पैसा उठा रहे हैं, क्या ये फैसिलिटी हो रही है? तो यहां पर क्रेडिट वाली चीज है वो मिसिंग है। सेविंग अकाउंट भी है, पैसा भी स्टोर करते हैं, उसके बावजूद जब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उनको कहाँ जाना पड़ता है? मनी लेंडर के पास में, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो अट्रैक्टिव और फ्लेक्सिबल ऑप्शंस अवेल नहीं कराते। सवाल क्या आ गया यहाँ पर, जिसका जवाब हमें ढूंढना है कि क्यों ना हम एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम बनाएं या फिर जो माइक्रो क्रेडिट सिस्टम हो उसको इस तरीके से बनाएं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो अवेल करें जिससे कि ये जो पार्वती वाला केस है इन चैलेंजेस को हम टैकल कर सकें, जो कि रेलेवेंस रखे, एप्लीकेबिलिटी इंश्योर करे और एक्सेप्टेबल भी हो सोसाइटी के लिए। जैसे कि ज़रूरत पड़ी कि 500 रुपये, वो गए वहाँ पे और 500 रुपये उधार उनको बैंक से मिल गया और 500 रुपये में उन्होंने काम किया और बैंक को उन्होंने उसी हिसाब से रिटर्न कर दिया। तो ये जो चीज़ें होंगी तब जा करके हम फाइनेंशियल इंटीग्रेशन इंश्योर कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहला चैलेंज है वो ये कि जो गैप आ रहा है ना सप्लाई और डिमांड में, उस गैप को कंप्लीट किया जाए। और उसमें भी मेन आता है कैपिटल का, क्योंकि कैपिटल जितनी ज़्यादा एक्टिवली आप इन्वेस्ट करोगे, कहीं पर डिप्लॉय करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके पास में ऑप्शन बनते हैं कि जी आपके यूज़र्स को क्या रिक्वायर्ड है और यूज़र ओरिएंटेशन में आप bespoke प्रोडक्ट्स को तैयार कर सको। इससे क्या होगा कि उनको जो प्रोडक्ट चाहिए, मान लो 500 के पैकेज में, 1000 के पैकेज में, 2000 के पैकेज में, 3000 के पैकेज में आपने कुछ प्लान तैयार कर दिए और उसके हिसाब से अगर किसी को पैसों की ज़रूरत है तो वहाँ पर वो आया और उससे एक छोटे से स्टैम्प पे एग्रीमेंट पे साइन हो जाए, एक रेवेन्यू टिकट लगा करके, और उस पर फिर उनको लोन दे दिए जाए सस्ते ब्याज के ऊपर। तो इससे क्या हो जाएगा, फॉर्मल बैंकिंग को एक्सेस और करना शुरू कर देंगे और उन यूजर्स की, जैसे पार्वती का केस हमने देखा, उन यूजर्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। तो हमें एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कमियां हैं उसको करेक्ट करने के लिए, कस्टमर सेंट्रिक एक्सपीरियंसेस को डेवलप करने के लिए हमें ज़रूरत है कैपिटल को इन्वेस्ट कराना। तो सबसे पहली चीज़ तो सप्लाई साइड की तरफ से, सप्लाई साइड की बात करें, वहाँ पर जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। अब आगे राइटर ये बताना चाह रही हैं कि बैंकर्स और प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, जो फॉर्मल बैंकिंग से रिलेटेड काम करते हैं, लोन देना, बैंक डिपॉजिट करना, उनका ये मानना है कि गरीब लोग जो हैं अक्सर अपना पैसा स्टोर नहीं करके रखते, सेव नहीं करते। पर जब सवाल जब पूछा गया, इन्वेस्टिगेशन जब की गई, गाँव में पूछा गया, तो जहाँ जहाँ पर भी पोस्ट ऑफिस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, पोस्टमैन जाते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं, उनके घरों से डोर स्टेप्स हैं, तो बोलो उन लोगों ने अच्छा खासा पैसा स्टोर कर रखा है। दैट मीन्स जितनी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी होगी बेनिफिट्स की, उतने ज़्यादा कस्टमर्स उसके लिए अट्रैक्टेड फील करेंगे। तो जब पोस्ट ऑफिस में इतना सेविंग हो रही है तो ये जो बिलीव है ये एरोनियस है। दैट मीन्स ये गलत बिलीफ आपने जमा रखा है अपने दिमाग के अंदर। दैट मीन्स लोग जो हैं चाहे किसी भी लेवल पे स्टैंड करते हों, वो पैसा सेव करते हैं, डिपेंड करता है कि उनके लिए वो सेविंग की ऑप्शंस जो हैं वो कितने ज़्यादा एक्सेसिबल हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्रिटिकल इशू क्या आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि देखो हम एक चीज़ के बारे में देखें कि वन साइज फिट्स ऑल, कि एक प्लान बना दिया या लोन देने के जो मेथड्स हैं वो आपने तैयार कर दिए और वो हर जगह पे अप्लाई कर दिया है, चाहे फिर वो अंबानी ले चाहे अडानी ले, तो भी आपको उसी टर्म पे लोन देना है जिस टर्म के ऊपर जो 100, 500, 1000 रुपए की रिक्वायरमेंट है उसको। तो ज़रूरत क्या आ गई कि हमें डिलीवरी, जो डिमांड है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट तैयार किए जाएं और फाइनल गोल जो उनको अचीव करना है, रिमोटेस्ट रीजन तक भी उनको अप्रोच मिल जाए। देखो अलग अलग इनकम प्रोफाइल के हिसाब से कस्टमर को ध्यान में रखते हुए अगर ये पैकेजेस तैयार कर दिए जाएं तो कितना शानदार काम हो सकता है। जहां पर 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए पर डे के हिसाब से ब्याज दे रही है पार्वती, वो ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, इन सब का ज्ञान लेते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें इस तरीके के प्लान बनाने की ज़रूरत है। तब जा करके फाइनेंशियल इंक्लूजन को फाइनेंशियल इंटीग्रेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और राइटर जो है वो बोलती हैं, बोला इसी से इंस्पायर होकर के हमने मनदेशी बैंक ये लॉन्च किया और इसमें आज हम वुमेन ओरिएंटेड क्रेडिट प्रोडक्ट तैयार करके रखते हैं और उनको हम हेल्प देते हैं, चाहे वो स्ट्रीट, चाहे वेंडर हो, ठीक है, हज़ारों औरतें हमारे से फ़ायदा उठा रही है। तो सवाल ये था अभी तक तो सप्लाई साइड का। अब इसके बाद में आप देखो कि एक शैम्पू का डब्बा, एक मानो आप
सैशे के अंदर, ये जो स्पेलिंग है SACHET, ये सैशे, छोटा पाउच होता है ना, उस तरीके से। मानो किसी को शैम्पू है यूज़ करना है, मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा, इसका नाम है जिलेट का। जिलेट जो रेज़र ब्रांड है, ठीक है, उसने जब फर्स्ट अपना रेज़र लॉन्च किया था, उसकी प्राइस थी लगभग 250, 350 या 400 के लगभग। तो इंडियन मार्केट में भाई कैसे चलेगा? तो उसने फिर दिमाग लगाया, रिसर्च की, तब पता पड़ा कि इंडियंस जो हैं वो स्मॉल अमाउंट के अंदर क्वालिटी चाहते हैं। तो उसने फिर जिलेट के ही यूज एंड थ्रो वाले जो रेज़र हैं वो लॉन्च कर दिए, और आज जिलेट का रेज़र देखो कितना बिकता है। पैसे वाले हैं वो अपने हिसाब से खरीदते हैं, और जिन लोगों को जिलेट का एक्सेस करना है वो अपने हिसाब से खरीदते हैं। आज ये अमेरिका की जो फोर्ड कंपनी बाइंड अप होके जा रही है ना, इसके पीछे वजह क्या है कि उसने अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश की, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट यहाँ पे अगर आप अमेरिकन स्टैंडर्ड को अप्लाई करो, इंजन की क्वालिटी टॉप क्लास दे दो, सारी चीज़ें कर दो, पर इंडियंस तो भाई पहली चीज़ तो माइलेज देखते हैं, और दूसरी चीज़ मेंटेनेंस देखते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें ही आपने मार्केट को अंडरस्टैंड करके लॉन्च नहीं की आपकी कंपनी को, तो फिर कंपनी बाइंड होगी ना। और रिजल्ट क्या रहा? फोर्ड बंद होने के कगार पे, और बाइंड अप होने का पूरा फाइनल हो चुका है प्रोविज़न। अब गवर्नमेंट ने क्यों नहीं यहाँ पर हेल्प की, इसके पीछे भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा मुद्दा। ये कि जो अमेरिकन कंपनीज है वो मार्केट को बहुत जल्दी ग्रैब करती हैं, और पकड़ लिया तो फिर छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि फिर वो लिबरलिज्म का इनका नाम ले लेकर के, आज ट्विटर देख लो, अमेजोन देख लो, फेसबुक देख लो, कितनी ज़्यादा टेंशन्स रहती हैं गवर्नमेंट को लेकर के। क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम से बहुत डिफरेंट है, ये कहा जाता है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा, राइट। तो सवाल ये आ जाता है यहाँ पर कि जब एक बड़ी कंपनी जिलेट ने ही अपने सैशे के अंदर, या फिर शैम्पू का एक डब्बे के कंपैरिजन में एक छोटा सा पाउच 2 रुपए में अगर डव शैम्पू का मिल जाए या सनसिल्क का मिल जाए, तो एक गरीब है वो भी सनसिल्क से नहा सकेगा, और जो बड़ा आदमी है जो एक साथ ही पूरे पैकेज के अंदर कोई सुपरमार्केट से शॉपिंग करके आता है, उसकी भी ज़रूरतें पूरी होगी। तो बोले यही चीज़ हम यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए भी तो तैयार कर सकते हैं, छोटे छोटे पैकेजेस, कि हाँ भाई ज़रूरत हो वो ले लो। एक ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जी बैंक हैं, उनको ब्रिक एंड मोर्टार मतलब बिल्डिंग बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद में बहुत पैसा लगता है, इसलिए गाँव में बनाना तो रिटर्न नहीं आता। अरे भैया आपके पास में तो आज तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, मशीन लर्निंग है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, आप इसको क्यों यूज़ नहीं करते हो? हाँ, ये बात ठीक है कि सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट्स को तो चलो ठीक है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आप इंश्योर कर दोगे मशीन लर्निंग के बेसिस पे और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब बड़ी बड़ी ब्रांचेस खोलने की ज़रूरत नहीं है, आउटलेट्स भी खोले जा सकते हैं छोटे छोटे। पर फिर प्रॉब्लम आ जाती है डिमांड साइड में। अब डिमांड साइड में जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी बेसिस पे एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ज़रूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी की, एजुकेशन प्रॉपर मिलनी चाहिए लोगों को, टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस कि हाँ उनके पास में एक्सेसिबिलिटी के लिए कुछ टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं कि नहीं। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांव के लोगों को या फिर जो भी यूज़र है, अगर उनके पास में एजुकेशन कम है या फिर अगर वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं छोटे लेवल पे, तो फाइनेंशियल लिटरेसी देन टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस, ये डिमांड साइड की तरफ से करेक्ट हो जाए, तब आप देखो कि फाइनेंशियल एजुकेशन मिल जाएगी, लोगों को फाइनेंशियल डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये जो चैलेंजेस थे वो सारे करेक्ट हो जाएंगे। तो एक तरफ तो सप्लाई साइड की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन बता दिया, और दूसरी तरफ डिमांड साइड की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे दिया। तो आ गया क्या रिजल्ट है कि सीधी सी बात है जी, फाइनेंशियल इंक्लूजन से काम नहीं चलेगा, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर पार्वती की तरह क्या सोचेंगी सारी औरतें जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं कि मेरा साहस ही मेरी कैपिटल है, 10 रुपए देना है ब्याज की दूंगी, कोई टेंशन नहीं, मेरा काम नहीं अटकना चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंकिंग सिस्टम की कि ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जाए जहां पर कैपिटल भी इन्वेस्ट हो, एजुकेशन भी प्रमोट हो, टेक्निकल रेडीनेस भी हो, और ओवरऑल फिर इंडियन इकोनॉमी को इसका बेनिफिट मिले। आगे चलता है नेक्स्ट जो आर्टिकल है, दैट इज अबाउट फ्लैटनिंग द हिल्स। देखो इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एक पैनल स्टैब्लिश किया गया है जिसका काम ये है कि जो अरावली हिल्स हैं उसको नेशनल कंजर्वेशन जोन से बाहर निकाल दें। इससे लगभग 9,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो बाहर निकलेगी। वहाँ पर वो नाम तो है डेवलपमेंट का, बट जो प्रॉब्लम होगी वो होगी इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि अरावली हिल्स की अगर बात की जाए
तो जितनी ज़्यादा हिल्स की काउंटिंग की जाए ना अरावली में, उसमें क्वार्टर हिल्स तो ऑलरेडी वैनिश हो चुकी हैं, गायब कर दी जा चुकी हैं, खुदाई कर करके, माइनिंग करके, इलीगल माइनिंग करके। ठीक है, तो कमेटी का टारगेट तो ये है कि जो अरावलीज को जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है ना 1992 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, तो वहाँ पर उसको चेंज किया जाए। कैसे कि अभी गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट जो पहले हुआ करता था उसको डिवाइड करके 2 डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया है, एक तो गुरुग्राम, एक नू। तो बोले वहां पर अरावली को जो है नेशनल कंजर्वेशन जोन से बाहर निकाल दो। 1992 का एक रेगुलेशन है उसके बेसिस पे, क्योंकि आपको पता है एनसीआर दिल्ली को जो एक कह सकते हैं ना स्टेट वाला जो प्रोविजन है लेजिस्लेटिव असेंबली वो देना, वो 1992 के टाइम पे ही हुआ था, उसी टाइम पे ये सारा प्रोविजन था। तो जो नेशनल कंजर्वेशन जोन है ना, अगर इसमें ये अरावली रहती है तो उसका फ़ायदा क्या रहता है कि वहाँ पर इकोलॉजिकल इश्यूज़ को टैकल करने के लिए फिर बाद में गवर्नमेंट के पास में बहुत कुछ पावर्स रहती है, या फिर जो भी डेवलपमेंट के नाम पे इकोलॉजिकल इश्यूज़ या इकोलॉजिकल बाईपास करने की कोशिश करते हैं इकोलॉजी को, है ना, तो वो फिर प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ पर एक तरफ तो डेवलपमेंट का नाम लेकर के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार की जा रही है जो कि अरावली हिल्स वाले एरिया में होंगी, जहाँ पर आपने पहाड़ियों को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। फरीदाबाद वाले एरिया में कभी जाना हो आपका, देखना आप, ठीक है, पहाड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं लगातार, क्योंकि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है वो मटेरियल वहाँ से निकालते रहते हैं, और वहीं पर वो फ्लैट हो गया तो वहीं पर उन्होंने बिल्डिंग्स खड़ी करनी शुरू कर दी। और दूसरी तरफ आप देखो कि इकोलॉजिकल फंक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है एक माउंटेन के, वो इग्नोर किए जा रहे हैं लगातार। तो 700 किलोमीटर के लगभग इसकी लेंथ है अरावली की, जो कि गुजरात से शुरू होती हुई राजस्थान के थ्रू नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हुई साउथ हरियाणा तक चली जाती है। वहाँ पर आप देखो अरावली के पूरे इस आप देखोगे स्ट्रेच में एक पूरा का पूरा आप देख सकते हो ग्रीनरी भी दिखती है, जो कि एक लंग की तरह, ग्रीन लंग की तरह काम करती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस को ट्रैप करना और ऑक्सीजन जो कि लाइफ गैस है उसको रिलीज करना। ओके, तो ये सब कॉन्टिनेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब हो गया साउथ एशिया पूरा, ओके, जिसमें एक तरफ तो जो हॉट विंड चलती है वेस्टर्न डेजर्ट एरिया में, थार वाले रीजन में, उनको नॉर्थ इंडिया में आने से रोकती है, तो दूसरी तरफ थार डेजर्ट जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है ईस्टर्न डायरेक्शन में, जिसको इंडो गैंजेटिक प्लेन्स तक आने में रोकता है। दैट मीन्स आप देखो कि अरावली के ईस्ट की तरफ जो भी फैसिलिटीज़ है, जो भी आप देख सकते हो ज्योग्राफिकल फीचर्स आप देखते हो, उनको मेंटेन रखना, जबकि वेस्टर्न राजस्थान में आपको पता है थार डेजर्ट फैला हुआ है, तो उसका एक्सटेंशन उसको भी अरावली रोकती है। अगर राजस्थान का आप मैप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, राइट। ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, 1 सेकेंड, या ये मैप इस तरीके से बन जाएगा, 1 सेकेंड, इस तरीके से यूं जाके और इस तरीके से। अब अरावली की एक्सटेंशन है ये वाली, ठीक है, हरियाणा का ये आ गया और इधर आ गया गुजरात, इधर आ गया राजस्थान। तो आप देखो डेजर्ट इस तरफ है, तो इस डेजर्ट के एक्सटेंशन को रोकती है, और जो लुएं चलती है ना, गर्म हवाएं जो गर्मियों के टाइम पे, उनको भी रोकती हैं इधर नॉर्थ इंडिया में पहुंचने से। तो हर एक तरीके से कितना प्रोटेक्शन है। और एनसीआर का जो प्लान है, ये जो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, ओके, वहाँ पर ये जो प्लान है जिसके तहत ग्राउंड, अब ये जो इकोलॉजिकल इश्यूज़ को इग्नोर करने की कोशिशें की जा रही है, और उसी में देखो NCZ था, ठीक है। अब उस जो नेशनल कंजर्वेशन जोन है उसको आप निकाल करके वहाँ से अरावली को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना चाहते हो, तो उससे देखो इकोलॉजिकल इश्यूज इतने रहेंगे, क्योंकि एक तो हो गया डेजर्ट वाला, एक हो गया हॉट विंड वाला, और एक हो गया ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेकर के भी। तो इन सारे मुद्दों को इग्नोर किया जा रहा है। और वैसे भी हमारी सिटीज़ कितनी ज़्यादा सस्टेनेबल है हमें पता है, चाहे स्मार्ट सिटी का नाम लेकर के कुछ भी करो, चाहे अमृत मिशन चला करके आप कुछ भी करो, अल्टीमेटली जो हमें पता है वो ये कि बाहर के देशों के साथ में जिनके साथ कोलैबोरेट किया है, उन्होंने सीधा ये कहा है कि जी आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर लो, स्मार्ट तो बाद में बन जाना। ये बात बोली थी साउथ कोरियन एक एक्सपर्ट आए थे यहाँ जयपुर में, उन्होंने ये बात कही थी कि बोला आपने यहाँ पर जो डिसेबल्ड्स हैं उनके लिए रैंप वो डिसेबल्ड थे बेसिकली खुद, तो बोले रैंप तैयार नहीं कर रखे,
तो इस तरीके से आप कैसे डेवलपमेंट कर रहे हो, स्मार्ट कैसे बनाओगे जयपुर को? इसी तरीके से आप देख सकते हो स्मार्ट सिटी के लिए 100 प्रोजेक्ट हैं, 100 अलग अलग सिटीज़ आपने आइडेंटिफाई कर रखी है। और सिटीज़ का हाल क्या है, एक बार ढंग से बारिश ला दो पता पड़ जाएगा सिटी का हाल क्या है कि नहीं? तो यहाँ पर बात है कि आप इकोलॉजी को क्यों नहीं अच्छे से परसीव करते हो, समझते क्यों नहीं हो। यही चीज़ हमने गोवा में भी देखी थी कल, कि वेस्टर्न घाट की जो इकोलॉजी है उसके लिए, साथ में जो डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए आप वेलफेयर का काम ना करते हुए, जो ऑलरेडी कहते हैं ना कि बहुत डीप पॉकेट वाले लोग हैं, उन्हीं के फेवर में काम कर रहे हो। तो इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ती हैं बहुत ज़्यादा, और जब डिजास्टर आती है ना, वो भी इनइक्वली ही ट्रीट करती है। पैसे वाले को इतना परेशान नहीं करती जितना गरीब को करती है। जैसे बाढ़ आ गई अभी दिल्ली में, या मतलब बाढ़ का सा माहौल बन गया, 1-1.5 दिन बारिश ढंग से हो गई उसमें, तो इससे अगर इतना असर पड़ गया है तो परेशान कौन हुआ? जो स्लम ड्वेलर्स हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो आप अरावली को ख़त्म करके और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, तो वो भी तो इलीगल ही है ना। और दूसरी तरफ वहीं हरियाणा के अंदर एक ऑर्डर निकाला जाता है और स्लम्स को बिल्कुल खाली कराने की बात की जाती है और उनको इलीगल बोला जाता है। तो फिर ये पैसे वाले भी तो इलीगल तरीके से वहाँ पे सेटल होंगे। तो ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। तो अरावली तो ऑलरेडी आप देखो रियल एस्टेट डेवलपर्स ने बहुत हद तक ख़त्म कर दी है, मकान ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना बना करके। और क्वार्टर ऑफ हिल्स, जितनी अरावली में हिल्स है उनमें से 25% हिल्स तो बिल्कुल स्क्रैप, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, वैनिश हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांसग्रेशन है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि इसमें सोशो इकोनॉमिक फैक्टर तो है ही, पर दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन भी फेल हो रहा है और इकोलॉजिकल इश्यूज को तो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो सवाल ये आ जाता है कि इस बात को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पहले भी इस बात को नोटिस किया था कि जो नेशनल कंजर्वेशन जोन है इसको मेंटेन रखना ज़रूरी है अगर हमें सस्टेनेबल मैनर में आगे बढ़ना है तो। ठीक है, पोल्यूशन आज देख सकते हो हरियाणा में कितना ज़्यादा है, कम नहीं है पोल्यूशन। जो दिल्ली के आसपास की सिटीज़ हैं उनमें तो हाल ही ख़राब है। और दूसरी तरफ ग्राउंड वाटर स्ट्रेस भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसके बावजूद अगर आप अरावली की डेफिनेशन को नैरो डाउन करना चाहते हो तो वो चीज़ फिर बाद में ठीक बात नहीं है। स्टेट के रेजिडेंट्स की वेलबींग को इंश्योर करो, उनके इंटरेस्ट को ध्यान रखो, नहीं तो फिर बाद में मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। और पानी को और इनको लेकर के, पोल्यूशन को लेकर वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं बहुत सारे, है कि नहीं? आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है सेटबैक प्लीज। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है, एडिटर ये बोल रहे हैं कि एक कैथोलिक चर्च के बिशप, ठीक है, प्रीस्ट, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बोले केरला में नारकोटिक्स जिहाद चल रहा है। नारकोटिक्स जिहाद, देखो नारकोटिक्स तो देखो गलत बात है, पर ये जो जिहाद वर्ड है ये आकर के बड़ी मुश्किलें पैदा कर देता है और आप एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को फोकस करना शुरू कर देते हो, दैट इज मुस्लिम्स। तो राइट, एडिटर यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि नारकोटिक्स को तो देखो बैन करने की ज़रूरत है, इसके तो प्रोडक्शन के ऊपर सरकार को बिल्कुल लगाम लगानी चाहिए। पर जो दूसरा जो रिलीजियस कलर एक और टर्म आ रही है जिहाद, बोले ये चीज़ कहीं ना कहीं आप इस्लामोफोबिया को बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हो, जो कि मल्टी रिलीजियस कंट्री, इंडिया जैसे कंट्री के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देता है। ठीक है, आप हर एक चीज़ के लिए किसी एक कम्युनिटी को स्केप गोट अगर बनाते रहोगे, मतलब बलि का बकरा बनाते रहोगे, तो क्या वाकई में हम आउटकम ले पाएंगे, एक हारमोनियस को एग्जिस्टेंस इंश्योर कर पाएंगे? एक तरफ तो हम इकोनॉमिकल स्लो डाउन का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोविड हमें परेशान कर रहा है, और इसके अलावा आप इसी तरीके की रिलीजियस या कम्युनल इश्यूज़ को हाईलाइट करते रहोगे, तो फिर क्या हम वाकई में जो हमारी प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए या ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं वो हम अचीव कर पाएंगे? अगर किसी भी कम्युनिटी को, फॉर एग्जांपल जैसे मुस्लिम्स को स्कॉलरशिप मिलती है या कोई भी बेनिफिट अगर मिलते हैं, तो उसके पीछे तो गवर्नमेंट के पास में सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन अवेलेबल है कि ये कितने बैकवर्ड हैं और उनकी कितनी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं? तो यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि ये जो कैथोलिक चर्च से ये स्टेटमेंट रिलीज हुए, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि जो क्रिश्चियन स्टैब्लिशमेंट है, चाहे अफ्रीका में हो चाहे श्रीलंका में हो, वहाँ पर ISIS के द्वारा अटैक हुआ। इसके अलावा बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, उनको ISIS में ज्वाइन भी करवाया गया। तो इसके लिए प्रॉब्लम यहाँ पर, और या फिर जो हागिया सोफिया रीजन, जो कि आप कह सकते हो जो चर्च था, उसको टर्की में मॉस्क की तरह कन्वर्ट कर दिया है। तो ओवरऑल जो कैथोलिक्स हैं, देखो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट दो धड़े होते हैं इनमें, क्रिश्चियंस में, ओके। तो कैथोलिक्स जो होते हैं वो तो देखो बिल्कुल ही ऑर्थोडॉक्स होते हैं, पुरानी टेंडेंसी के साथ चलते हैं, और जो नॉन कैथोलिक होते हैं, वो नॉन कैथोलिक का मतलब हो गया जो प्रोटेस्टेंट हैं,
मार्टिन लूथर किंग ने जिसको प्रमोशन दिया था, है ना, 95 थीसिस दी थी, ये प्रमोशन किया था, ये कह के कि जी हमें रीजन्स पे चलना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, रीजनेबल लाइफ होनी चाहिए, ब्लाइंडली हम किसी को फॉलो करें, ये बात ठीक नहीं है। तो कैथोलिक चर्चेज के जो स्टेटमेंट है उनके साथ में तो कन्वर्जेंस नॉन कैथोलिक चर्चेज भी नहीं रखते, मतलब वो स्टेटमेंट नहीं दे रहे। तो देखो ज़रूरत क्या है कि इस तरीके के फॉल्ट लाइंस को कम्युनल बेसिस के ऊपर ज़्यादा और फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस, दूसरी तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस, तीसरी तरफ मेडिकल क्राइसिस, ये अगर सारी चीज़ें चलती रहीं तो क्या हम प्रोग्रेस करेंगे? और केरला तो वैसे ही बहुत बुरे तरीके से पिटता है जब कभी भी कोविड की फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव कोई सी भी आई हो। तो यहाँ पर बात है कि ये जो कैंपेन है जिसमें ये वर्ड आते हैं जिहाद जैसे, ये देखो एब्रेशन लेकर के आते हैं, बहुत ज़्यादा इमेज को डाइल्यूट कर देते हैं। अगर हम चर्चेज़ की बात भी करें तो क्लैरिटी को थोड़ा स्टेप बैक करने की ज़रूरत है, पीछे हटने की ज़रूरत है इमीडिएटली। तो कम्युनलिज्म वाला जो मुद्दा है उसके ऊपर आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इस डिस्कशन में जो मुद्दा था वो सारा हमने देख लिया। कोई डाउट हो, कोई कंटेंट आपको सजेशन में लगे तो बता देना आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।